Hello everyone, welcome to Synopsis IAS. This is Anubhav Dipani, Faculty of Geography Optional GS and Current Affairs at Synopsis. हम लोग अब अपनी PT 360 की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं. आपके पास अब PT 360 के जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उन सब के वीडियोज़ और PDF अब आपके पास अवेलेबल हो चुके हैं. अगर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं यू कैन गो टू द यूट्यूब एंड इफ़ यू वांट हैव द PDF आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं. जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पॉलिटी के जो PT 360 के वीडियोज़ हैं वह काफ़ी कुछ अवेलेबल हो चुके हैं. सोशल इश्यूज़ के चल रहे हैं. इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर एंड इंटरनेशनल रिलेशन इसके भी PTs के जो वीडियोज़ हैं अब वो धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं. राइट, तो आज हम लोग जो PT 360 कवर करेंगे वो हमारा सोशल इश्यूज़ का रहेगा, जिसमें हम लोग वल्नरेबल ग्रुप्स या वल्नरेबल जो सेक्शंस हैं जो हमारे सोशल इश्यूज़ के लेक्चर 3 के अंडर आता है उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. दिस इज़ अनुभव दीपानी एंड लेट्स स्टार्ट विथ आर अदर वल्नरेबल सेक्शंस. राइट, चलिए पहला जो टॉपिक है हमारा वो ट्रांसजेंडर्स का रहेगा. सबसे पहले हम लोग इसमें नालसा का यूनियन ऑफ इंडिया के साथ जो केस हुआ था 2014 का उसके बारे में देखते हैं. नालसा इज़ बेसिकली नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी. इस केस में वर्डिक्ट ये था कि जो भी पर्सन है उसको अपना जेंडर चूज करने का राइट है. बेसिकली इसमें यह कहा जा रहा था कि इसमें जो थर्ड जेंडर की जो कैटेगरी है उसको पूरी तरीके से लीगल किया जाएगा. आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जब भी आप कोई फॉर्म भरने जाते हैं, किसी एग्जाम का फॉर्म, किसी एडमिशन का फॉर्म, या फिर जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें जो आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटी पूछी जाती है उसमें मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर या फिर अदर्स का जो थर्ड सेक्शन रहता है वो वहाँ पर रहता है. तो ये चीज़ जो लीगल की गई है कि थर्ड जेंडर को भी हम लोग एक जेंडर की तरह अब मानेंगे, वो इसी केस के थ्रू किया गया था. राइट, अब द सेम थिंग आई टोल्ड यू, इट शुड बी ओनली पर्सन्स चॉइस कि वो तीनों जेंडर्स में से कौन सा चूज करना चाहता है. जब हम लोग यहाँ पे थर्ड जेंडर की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बहुत स्पेसिफिकली वर्डिक्ट दिया है अपना कि जो रिजर्वेशन है वो भी प्रोविजन उनको अवेलेबल होना चाहिए OBC कोटा के अंडर. एंड अ कमीशन टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ दिस कम्युनिटी मस्ट बी सेटअप ऑन लाइन्स ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब. तो यानी कि जिस तरीके से आर्टिकल नंबर 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड आर्टिकल नंबर 338 क्लॉज ए में नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब की हम बात करते हैं, उसी तरीके से ये जो थर्ड जेंडर है उसके लिए भी नेशनल कमीशन एक सेटअप होना चाहिए. ये इस केस के वर्डिक्ट में कहा गया था. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019. अब इसके हम लोग साइलेंट फीचर्स देखते हैं. इसको आप साइलेंट फीचर या सेलिएंट फीचर जो भी आप चाहें प्रोनाउंस कर सकते हैं. इसमें बेसिकली क्या है कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उसको डिफाइन करने की यहाँ पर कोशिश की गई है. यहां पर यह कहा गया है हुज जेंडर डज नॉट मैच द जेंडर असाइंड एट बर्थ. इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि कोई एक लड़का है, इफ देयर इज अ बॉय एंड उसे ये लगता है कि अंदर से वो लड़की है लेकिन वो गलत शरीर में पैदा हो गया है. ये काइंड ऑफ डेफिनेशन को आप इसको बोल सकते हैं. ठीक है, इसकी डेफिनेशन अभी भी एग्जैक्टली पूरी तरीके से स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि इसमें जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसमें ट्रांस मैन भी इसी के अंडर आ जाते हैं, ट्रांस वुमेन भी इसी के अंडर आ जाते हैं, जेंडर क्वीर जो हैं वो भी इसी के अंडर आ जाते हैं. तो आपको इसकी डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है, बस इस एक्ट में ये याद रख लीजिए जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उनको यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश की गई है. इसके अलावा जब हम इस एक्ट में आते हैं तो इसमें जो सोशियो कल्चर आइडेंटिटीज के जो पर्सन हैं उनको भी हम लोग इंक्लूड करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किन्नर्स. राइट, इसमें बेसिकली इस एक्ट के तहत ये बताया गया है कि 8 तरीके के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं जिनसे हमें उनको बचाना है. यानी आप इन 8 फील्ड्स में उन ट्रांसजेंडर्स के साथ किसी भी तरीके का वैसे तो आप किसी भी चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, लेकिन ये 8 स्पेसिफिक टाइप है जिसमें आप डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं कर सकते. एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एम्प्लॉयमेंट, राइट टू मूवमेंट. बेसिकली आप इसको पढ़ सकते हैं. जो हमको बेसिकली लीगल राइट, फंडामेंटल राइट्स या ह्यूमन राइट्स जो दिए गए हैं उनको इन 8 टाइप में इन्वॉल्व किया गया है. राइट, नेक्स्ट इसी में आते हैं सब टॉपिक में राइट टू सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी. दैट मीन्स अ सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी कैन बी इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. तो इसमें जो सेल्फ जेंडर आइडेंटिटी है, अगर वो ऑब्वियसली ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में आ रहे हैं तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो उनको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो पर्टिकुलर पर्सन
इस एक्ट की डेफिनेशन के अंडर आ जाए और इस एक्ट के तहत जो प्रिविलेज या फैसिलिटी उनको मिलने वाली है वो भी इसके अंडर आ जाए। तो ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि इनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, लेकिन इसी एक्ट से रिलेटेड यहाँ पर एक इशू भी क्रिएट हुआ था कि ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर है, ये कोई मेडिकल, हेल्थ केयर, बायोलॉजी से जुड़ा हुआ बंदा नहीं है, तो ये शायद एप्रोप्रिएट अथॉरिटी नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ एक इशू है, इस एक्ट के इश्यूज के बारे में हम आगे बात करेंगे, तो उसमें ये टॉपिक उठाया भी गया है, राइट। इसके अलावा जब हम इस सर्टिफिकेट की बात करते हैं, अ रिवाइज्ड सर्टिफिकेट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड आफ्टर सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, मतलब सेक्स ऑपरेशन के बाद, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी के बाद भी ये सर्टिफिकेट जो है वो आपको प्रोवाइड करवाया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। इसमें बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट को एडवाइस देने के लिए ये काउंसिल जो है वो बनाई गई है। पॉलिसीज बनाएंगे और जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है पॉलिसी का या नहीं हो रहा है उसको मॉनिटर करेंगे, एनालाइज करेंगे, और जो चेयरमैन होंगे वो ऑब्वियसली जो सोशल जस्टिस, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। या ओके, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। ओके, तो जो ये काउंसिल रहेगी उसके जो चेयरमैन रहेंगे वो ऑब्वियसली जो है यूनियन मिनिस्टर रहेंगे सोशल जस्टिस के, राइट। चलिए, वेलफेयर मेजर्स बाय द गवर्नमेंट। अब कौन कौन से वेलफेयर मेजर्स हैं? वेलफेयर मेजर्स अब बेसिकली सिंपल ही रहेंगे, जो बाकी हम लोग वल्नरेबल सेक्शंस के लिए या दूसरे जो बैकवर्ड कम्युनिटी हैं उनके लिए वेलफेयर मेजर्स लेते हैं, सेम तरीके के वेलफेयर मेजर्स यहाँ पर भी लिए जाएंगे। रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेंसिटिव स्कीम्स जो हैं, अवेयरनेस जगाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अब ये कॉमन वर्ड्स हो चुके हैं, राइट। जिस तरीके से हम लोग किसी भी हेल्थ स्कीम के बारे में पढ़ते हैं, सोशल वेलफेयर स्कीम के बारे में पढ़ते हैं, तो जो उनके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कॉमन ही होते हैं, वो सेम कॉमन टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो बार बार यहाँ से वहाँ घूमती रहती है, राइट। इसके अलावा हेल्थ केयर में भी यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। HIV एड्स की जो प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में है, जो हम सबको पता है, जो सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज हैं उसके लिए भी यहाँ पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा जो मेडिकल करिकुलम है जो इनके लिए इशू किया जाता है उसको भी वहाँ पर रिव्यू किया जाएगा, प्लस मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम भी इनके लिए इम्प्लीमेंट की जाएगी। अब इस बिल से रिलेटेड हम लोग थोड़े से इश्यूज देख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का राइट इनको दिया गया है, वही सर्टिफिकेट वाली बात, उसमें थोड़ी सी यहाँ पर लिमिटेशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो यहाँ पर सेक्सुअल सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है वो इशू करता है, और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं वो कोई हेल्थ एक्सपर्ट नहीं है, या फिर वो एक्ट में कहीं ऐसा लिखा नहीं गया है कि वो हेल्थ एक्सपर्ट होने चाहिए। तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू एज एन एडमिनिस्ट्रेटर थोड़ा अलग हो सकता है, और किसी हेल्थ एक्सपर्ट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है पर्टिकुलर टू दैट सेक्सुअल सेल्फ आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट अलग हो सकता है। ये थोड़े से ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं इस मामले के लिए, सो दैट दिस पर्सन कुड बी मोर डिजर्विंग। तो ये थोड़ा सा एक इशू है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि वो जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उसको अगर सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है तो वो वहां पर दोबारा अपील नहीं कर सकता। ऐसी कोई बात यहां पर नहीं की गई है कि अगर सर्टिफिकेट पहली बार में डिनाई कर दिया गया तो वो दोबारा अपील कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये यहां पर प्रॉब्लम है। इसके अलावा रिजर्वेशन के लिए बेसिकली कोई स्ट्रिक्ट प्रोविजन की बात बहुत ज़्यादा डायरेक्टली नहीं की गई है, राइट। तो ये सारी जो हैं चीज़ें हैं, थोड़े से इश्यूज हैं। जब हम लोग यहाँ पे ट्रांसजेंडर पर्सन या थर्ड जेंडर की बात करते हैं तो कुछ मेंस के भी आप लोग टॉपिक्स ले सकते हैं, जैसे कि केस स्टडी के तौर पे ले सकते हैं कि जैसे ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड जो है वो स्टैब्लिश किया गया है तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटका में। इसके अलावा जो केरला है, इट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव ट्रांसजेंडर पॉलिसी, राइट। केरला ने सबसे पहले पॉलिसी लाई है ट्रांसजेंडर्स के लिए, और सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स लाने वाली उड़ीसा जो है वो पहली गवर्नमेंट बनी है। तो ये आप कहीं ना कहीं एक फैक्चुअल लेवल पे भी याद रख सकते हैं। वैसे यूपीएससी तो इस तरीके के फैक्ट्स नहीं पूछेगा, लेकिन स्टेट पीएससीज में पूछे जा सकते हैं। लेकिन ये जो फैक्ट्स हैं वो मेंस की केस स्टडीज में भी आपके काम आ सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं, दैट इज स्केड्यूल कास्ट। स्केड्यूल कास्ट कमीशन जो है नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल कास्ट आर्टिकल नंबर 338 में है, पता है आप लोगों को। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तो हम लोगों को याद है क्योंकि पॉलिटी के स्टैटिक पोर्शन में हम लोग पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 17 की बात करते हैं तो अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 15 की बात करते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उसकी बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 21 की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल राइट, जिसमें हम लोग राइट टू लाइफ
विथ डिग्निटी की बात करते हैं, ठीक। और जो भी नोडल मिनिस्ट्री है, मतलब स्केड्यूल कास्ट के अंडर जितने भी प्रोविजंस आते हैं, स्कीम्स आती है, जो नोडल मिनिस्ट्री है वो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की ही होती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज कही है कि स्टेट्स कैन सब क्लासिफाई एससीज एंड एसटीज। बेसिकली क्या है कि जो स्टेट्स हैं वो एससी और एसटी को सब क्लासिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए ये एक कोई पर्टिकुलर स्केड्यूल कास्ट की कम्युनिटी है, तो इस कम्युनिटी के अंडर मान लीजिए 4 और सब कम्युनिटी आती हैं, और यहां पर कोई एक और कम्युनिटी है जो स्केड्यूल कास्ट की है, तो स्टेट चाहे तो इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को इस सब कम्युनिटी में शामिल कर सकता है, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग वहां पर वीकेस्ट आउट ऑफ द वीक की हम लोग बात करते हैं, मतलब कोई कम्युनिटी है स्केड्यूल कास्ट की, वो बैकवर्ड है ही, लेकिन इसमें होता है ना कि बैकवर्ड में भी बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, तो उसके लिए अगर सब कास्ट किसी को किया जाए, सब क्लासीफाई किसी को किया जाए ताकि ज़्यादा उसको वेलफेयर स्कीम्स का फ़ायदा हो, तो स्टेट्स जो हैं वो ये कर सकते हैं। ये 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, उन्होंने कहा था। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा था कि जो रिजर्वेशन है दैट हैज़ क्रिएटेड इनइक्वालिटीज विद इन द रिजर्व्ड कास्ट। इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। हम लोगों ने कोई एक कम्युनिटी ली, पर्टिकुलर हम लोगों ने कोई कम्युनिटी ली और कहा कि ये तो बैकवर्ड कम्युनिटी है, तो हमको इसको रिजर्वेशन देना चाहिए ताकि जो सोशल लेवल पे ये कहीं ना कहीं कम्युनिटी आगे बढ़ सके। तो जिन लोगों को रिजर्वेशन मिल जाता है, क्रीमी लेयर की मैं बात कर रहा हूँ, और वो सोशली थोड़े से ऊपर आ जाते हैं, उठ जाते हैं, तो अब उसी कम्युनिटी में जो उनसे जो नीचे लोग हैं वो उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हैं। ये इस पर्टिकुलर कम्युनिटी की गलती नहीं है, ये पूरी की पूरी जो ह्यूमन स्पीशी है, हमारी जो पूरी की पूरी ह्यूमन ब्रीड है, ये हम सब में कमी है। क्योंकि जहां पर भी हम ह्यूमन कहीं किसी और से ऊपर हो जाते हैं, ज़्यादा अथॉरिटी आ जाती है, ज़्यादा पावर आ जाती है, तो हमारे नीचे जो हैं हम उसको दबाने की कोशिश करने लगते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्केड्यूल ट्राइब्स पर। सेम आर्टिकल इसमें भी आएंगे, आर्टिकल नंबर 15 और 21 जो है वो इसके साथ रिपीट होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर स्केड्यूल 5 और स्केड्यूल 6 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी प्रोविजन इनको प्रोवाइड किया है, जहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो स्केड्यूल एरियाज हैं जहाँ पर मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है, अगर वो स्केड्यूल ट्राइब की है, कोई ऐसा एरिया है, तो उसको स्केड्यूल 5 या 6 में हम लोग ले लेते हैं। मेनलैंड अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो स्केड्यूल 5 में ले लेते हैं, लेकिन अगर हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो हम लोग उसको स्केड्यूल 6 में ले लेते हैं, और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है। एक चीज़ इसमें समझने की कोशिश कीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कि ये जैसे आपका ये वाला लेक्चर चल रहा है PT 360 का, राइट, तो इसमें हम लोग सोशल वल्नरेबल सेक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग इसमें जो सोशल वल्नरेबल सेक्शन में पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ जो हमारे जनरल करंट अफेयर्स हैं हम लोग सिर्फ वो कवर कर रहे हैं। स्केड्यूल कास्ट से रिलेटेड, स्केड्यूल ट्राइब से रिलेटेड, ट्रांसजेंडर से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स हैं जो पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज ने लॉन्च की हुई हैं। उन मिनिस्ट्रीज की स्कीम्स को हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री का जो PT है वो एकदम अलग बनने वाला है, अदरवाइज वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग और बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो जब यहाँ पर हम लोग स्केड्यूल ट्राइब की बात करेंगे तो हम लोग उनकी जो स्कीम्स है उसको इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, ताकि आपके पास जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग, सेग्रीगेटेड और सेपरेटेड एंड ईजी टू रिमेंबर होना चाहिए, राइट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, दैट इज PVTG। तो ये जो PVTG है ये नाम बाद में पड़ा है, पहले हम लोग इनको प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स के नाम से जानते थे। अब प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप क्या होते थे, इनको बेसिकली क्रिएट किया गया था सेपरेट कैटेगरी के तौर पे, जो ट्राइबल ग्रुप में भी जो ऐसे ट्राइबल ग्रुप रहते हैं जो बहुत ज़्यादा कम डेवलप्ड होते हैं, राइट, उनको हम लोग प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स कहते थे, PTG। और ये किसके कौन सी कमीशन ने किया था, ये धेबार कमीशन जो थी 1973 की, उसने किया था। बाद में हमने इस प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप को, PTG को, हमने PVTG का नाम दे दिया। सो ये जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है हम लोग पहले इसको प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के नाम से ही जानते थे। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं PVTG के, देखिए बहुत ज़्यादा कम पॉपुलेशन होती है इनकी, और फिजिकली ये कंप्लीटली आइसोलेटेड होते हैं। इनकी कोई रिटन लैंग्वेज नहीं होती, पूरी तरीके से एब्सेंट होती है कोई भी रिटन लैंग्वेज, और प्रिमिटिव लाइवलीहुड होती है। बाबा आदम के जो ज़माने का जो जीवन था वही जी रहे हैं, कि फूड गैदरिंग हो रही है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे चल रहे हैं, हंटिंग हो रही है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये इनके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कुछ PVTGs हम लोग देख लेते हैं, अंडमान निकोबार, न्यूज़ में भी आते रहते हैं। बेसिकली 6 मेजर ट्राइब्स हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में PVTG के। इन 6 मेजर ट्राइब्स को हम लोग 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड करते हैं।
एक तो होता है हमारा नेग्रितो और एक होता है हमारा मोंगोलॉइड्स। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 6 ट्राइब हैं, 6 मेजर ट्राइब्स हैं अंडमान निकोबार में। तो 6 में से जो 5 ट्राइब्स हैं उसको हम लोग पीवीटीजी में लेते हैं, 6 में से 5 को। वो एक कौन है जिसको नहीं लेते, वो है निकोबेरीज, जो बेसिकली मोंगोलॉइड कैटेगरी के अंडर आता है। तो इसको हम लोग पीवीटीजी में नहीं लेते, लेकिन ये जो बाकी 5 बचे हैं इसको हम लोग पीवीटीजी में लेते हैं। अब ये कौन कौन से हैं 5 देख लेते हैं। एक तो सेंटिनलीज है जो नेग्रितो ग्रुप में आता है, दूसरा है ग्रेट अंडमानीज, ये भी नेग्रितो ग्रुप में आता है, थर्ड है हमारा ओंग्स, ये भी नेग्रितो ग्रुप में आता है, और एक है हमारा जरावास, ये भी नेग्रितो ग्रुप का है, और फाइनली शोंगपेंस, ये मोंगोलॉइड ग्रुप का है। तो ये 5 जो हैं इसको हम लोग मेजर पीवीटीजी में मानते हैं, और जो निकोबेरीज हैं मोंगोलॉइड ग्रुप के उसको हम लोग पीवीटीजी में नहीं मानते हैं अभी। अब पीवीटीजी को प्रोटेक्ट करना है तो इसके लिए क्या एफर्ट्स होने चाहिए। अगेन बहुत ज़्यादा कॉमन एफर्ट्स, देखिए एफर्ट्स तो सारे के सारे अच्छे ही रहते हैं, चेंज तब आता है जब उसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजी स्कीम्स लाई जाएगी, इसमें 75 आइडेंटिफाइड पीवीटीजीज जो हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स में ऑब्वियसली उसको इन्वॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा अंतरी भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। व्हाट इज दैट, दिस इज अंडमान एंड निकोबार ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसमें पीवीटीजी को हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे। इसके अलावा प्रोटेक्शन के नाम पे हमने अंडमान एंड निकोबार रेगुलेशन लाया 1956 का। इसमें फिर अगेन जो ट्रेडिशनल एरियाज हैं उनको रिजर्व किया जाएगा, उसको बेसिकली रिजर्व्स के तौर पर डिक्लेयर किया जाएगा और इनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। और जितने भी आम लोग हैं, नॉर्मल लोग, उनकी वहाँ पर जो एंट्री है पूरी तरीके से सख्त मनाही है, लेकिन जो अथॉरिटीज़ हैं सिर्फ वो वहाँ पर जा सकती हैं। अब जैसे ओडिशा गवर्नमेंट ने यूनिसेफ इंडिया के साथ मिलकर एक स्कीम लॉन्च की थी, जीवन संपर्क, वैसे ये जीवन है लेकिन वो ओडिशा गवर्नमेंट का है, इसलिए उसका वो प्रोनाउंसिएशन इस तरीके का है, जीवन संपर्क। इसमें बेसिकली अवेयरनेस जगाना है, पीवीटीजीज के जो लोग हैं उनके लिए, आम लोगों में अवेयरनेस जगाना है। राइट, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये इसको बेसिकली माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होते हैं इसको हम लोग नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के भी नाम से जानते हैं, जैसे ग्रासेस, बैम्बूज, केन्स, जो गम्स होते हैं, रेजिन्स होते हैं, पत्ते, फाइबर्स, इसको हम लोग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली मेजर सोर्स होता है लाइवलीहुड का, न्यूट्रिशन का, मेडिकल नीड्स का, क्योंकि पीवीटीजीज और जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड ट्राइबल लोग हैं वो उसको यूज़ करते हैं, तो इनके लिए तो जो मेजर सोर्स है लाइवलीहुड का ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ही होते हैं। ठीक है, अब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से रिलेटेड एक मार्केटिंग स्कीम है, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसका जो फुल नाम है, कंप्लीट नेम है इसका, वो है मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, MFP, थ्रू मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन ऑफ MFP। तो इसमें जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उसको बेसिकली क्या किया जा रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। सिंपल सी बात है, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम लोग यहाँ पर अपने एग्रीकल्चर में देते हैं गेहूं, चावल, एटसेट्रा एटसेट्रा के लिए, उसी तरीके से मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हम लोग MFP को भी देंगे। यहाँ पर बेसिकली सोशल सेफ्टी नेट जो है वो एक तरीके से प्रोवाइड करवाया जा रहा है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। ठीक, अब ये जो MSP है वो तो यहाँ पर इस केस में मिनिस्ट्री ऑफ जो ट्राइबल अफेयर है वही इसको डिटरमाइन करेगी। द मिनिस्ट्री अनाउंस इंक्लूजन ऑफ 23 एडिशनल आइटम्स रिसेंटली। तो MFP के अंडर जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसमें 23 आइटम्स को अभी अभी रिसेंटली जो है इन्वॉल्व किया गया है, इसीलिए ये जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ये आपके न्यूज़ में है। लेकिन जो परचेजिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो गवर्नमेंट ने दे दिया ना, यूनियन गवर्नमेंट ने, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के है साथ, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी परचेजिंग की वो स्टेट एजेंसीज के पास रहेगी। साथ साथ इसमें जो सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, कोल्ड स्टोरेज या वेयर हाउस, यानी बेसिकली गोडाउन यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि वो जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं वो MSP के थ्रू खरीदे जाने से पहले ही कहीं खराब ना हो जाए, और जितने भी स्टेट्स हैं हर जगह यहाँ पर ये इंप्लीमेंट करवाया जाएगा। ठीक है, बाय द वे ये जो स्कीम है आपकी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये इस ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंडर तो आती है, लेकिन ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री के साथ साथ इस स्कीम को ट्रिफेड या फिर ट्राइफेड, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं, उसने मिलकर भी इसको इंप्लीमेंट करवाया। ट्राइफेड क्या होता है, बेसिकली इट्स ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड। 1987 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है। ऑब्जेक्टिव इसका यही है दैट सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल एंड मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल
प्रोडक्ट। तो जो ट्राइबल लोग हैं, जो जनजाति के लोग हैं, उनका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, प्लस वो लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसका मार्केटिंग डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे अगर आप बात करें छत्तीसगढ़ की, तो अगर आप छत्तीसगढ़ में, जैसे अब रायपुर एयरपोर्ट पे अगर आप जाते हैं, रायपुर एयरपोर्ट मेरे ख्याल से स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट नाम है उस एयरपोर्ट का, आई एम नॉट दैट श्योर बट आई गेस सो। तो आप रायपुर के एयरपोर्ट पे जाते हैं या फिर रायपुर के रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, तो आप एयरपोर्ट में देखते हैं कि वहाँ पे अलग सा ही एक छोटा सा शॉपिंग मॉल टाइप का होता है, बहुत सारी दुकानें होती है। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी दुकानें ऐसी वहाँ पर दिखाई जाती हैं जहाँ पर जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ पर बेचे जाते हैं, खाने पीने की चीज़ों से लेकर दवाइयों तक। हो सकता है दूसरे ट्राइबल मेजॉरिटी स्टेट्स में भी हो, लेकिन मैंने छत्तीसगढ़ के एयरपोर्ट में ये नोटिस किया। चलिए टाइमलाइन हम लोग थोड़ी सी देख लेते हैं। आई एम सो सॉरी। कॉलोनियल ईरा में देखते हैं। कॉलोनियल ईरा में जो है ट्राइबल ग्रुप्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि एक क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट ला लिया था ब्रिटिशर्स ने 1871 में। इसमें क्या करते वो लोग, क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट में पूरी की पूरी जो ट्राइबल कम्युनिटी होती थी उसको क्रिमिनल ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो डिक्लेयर कर देते थे कि भैया ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग अगर कहीं दिखे तो इनको अरेस्ट कर लो। हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन होगा जिसने कोई क्राइम किया होगा, तो उस इंडिविजुअल पर केस न करके पूरी की पूरी कम्युनिटी पे केस कर दिया जाता था, राइट। क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट, इस क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट 1871 में, ठीक है। लेकिन इसको बाद में फिर रिपील कर दिया गया था 1949 में। इसमें थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो हम लोग अभी दूसरे एक्ट से जुड़ा हुआ है वो, इसलिए अभी एक एक करके मैं बताऊंगा उसको। दूसरा हम लोग टाइमलाइन पे आते हैं। अनंत स्वामी अयंगर कमेटी, जो कमेटी थी 1949-50 की, उनका बेसिकली रिकमेंडेशन था कि ये जो CTA है, वही ट्राइबल क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट जो है उसको पूरी तरीके से रिपील करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। और इस एक्ट को बेसिकली बाद में रिप्लेस किया गया था हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट 1952 के साथ, ठीक है। फॉर्मर क्रिमिनल ट्राइब्स वर डीनोटिफाइड इन 1952। तो 1952 में बेसिकली इस एक्ट को जब इससे रिप्लेस किया गया तो जो क्रिमिनल ट्राइब्स थे उनको बेसिकली पूरी तरीके से डीनोटिफाई कर दिया गया। फेयर इनफ। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग जस्टिस वेंकचल्या कमीशन 2002. This commission basically there was this commission to constitute a special commission to look into the needs and grievances of denotified ट्राइब्स। ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, टाइमलाइन का हिस्सा थी इसलिए यहाँ पर आपके सामने है ये। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इज नेशनल कमीशन फॉर डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स 2005। तो ये जो आपका पूरा का पूरा प्रोसेस है ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आता है। इसके जो चेयरमैन डिक्लेयर किए गए थे, अपॉइंट किए गए थे, ही वॉज बालकृष्णा सिदारम रेनके। इनके कुछ रिकमेंडेशन से वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो जो ST/SC एक्ट था, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, उसमें बेसिकली कहा गया था कि ये जितने भी ट्राइब्स हैं, दैट इज सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, डीनोटिफाइड ट्राइब्स या फिर नोमैडिक ट्राइब, ये ST/SC एक्ट जो है 1989 का, ये उसके अंडर आएंगे। बेसिकली ST/SC एक्ट में क्या होता है कि अगर आप किसी भी स्केड्यूल ट्राइब या स्केड्यूल कास्ट के जो पर्टिकुलर पर्सन रहते हैं, इंडियन सिटीजन रहते हैं, उनके खिलाफ अगर आपने किसी भी तरीके का कोई क्राइम किया तो नॉर्मल जो IPC CRPC में सजा है उससे थोड़ी सी आपको ज़्यादा सजा मिलती है। अब ये एक्ट भी खुद में बहुत ज़्यादा बड़ा है। UPSC के लिए ओके लेवल पे ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप किसी भी स्टेट PSC की अगर तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर स्केड्यूल ट्राइब या स्केड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो अच्छी खासी है या थोड़ी बहुत एवरेज लेवल पे है, तो ये एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस कमीशन ने क्या बोला था कि ये वाले जो ट्राइबल ग्रुप है ये ST/SC एक्ट 1989 के अंडर आने चाहिए। इसमें एक और चीज कही गई थी, दैट द प्रोविजन वर मेंट टू बी सिमिलर टू द CTA बट आइडेंटिफिकेशन शिफ्टेड टू द इंडिविजुअल रादर देन द कलेक्टिव कैटेगरी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जो हम लोगों ने कॉलोनियल ईरा का जो टाइमलाइन पढ़ा था उसमें क्या किया था कि जो पूरी की पूरी जो कम्युनिटी थी उसको ही ये लोग क्या कर रहे थे, क्रिमिनल डिक्लेयर कर देते थे। तो इस कमीशन के थ्रू क्या हुआ, इसमें ये कहा गया कि वो जो CTA है, जो क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट है, ठीक है, उसके जो प्रोविजंस हैं वो तो एग्जैक्टली वैसे के वैसे रखे जाएंगे, सेम रखे जाएंगे, लेकिन यहां पर हम पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है उसको हम लोग नोटिफाई नहीं करेंगे,
वो पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल के लिए रहेगा। ऑब्वियसली बात है ना कि अगर किसी स्केड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के किसी इंडिविजुअल ने क्राइम किया तो उस पर वो केस होना चाहिए, ना कि पूरी की पूरी कम्युनिटी पर। काफ़ी इलॉजिकल और बिल्कुल भी सेंस से दूर लगता अदरवाइज। चलिए नेक्स्ट हम लोग टाइमलाइन पे आते हैं, दैट इज भीखू रामजी इदाते कमीशन 2015 की। ये एक और कमीशन है डी नोटिफाइड नोमेडिक एंड सेमी नोमेडिक ट्राइब्स के लिए। इसमें बेसिकली दिस कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड this commission established a permanent development and welfare board under the Societies Registration Act of 1860 और obviously ये social justice and empowerment ministry के अंडर ही आया। इसमें बेसिकली एक वेलफेयर बोर्ड जो है उसको इस्टेब्लिश कर दिया गया, कैबिनेट ने भी इसको अप्रूव किया था। अब वेलफेयर बोर्ड है तो ऑब्वियसली बात है कि जो ये बैकवर्ड ट्राइबल कम्युनिटी है उन्हीं के लिए ये काम करेगा। इंटरिम बजट की भी बात की गई थी 2019-20 में, बेसिकली कमेटी सेटअप की गई थी नीति आयोग से, एंड वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड इसके अंडर भी लाया गया था, राइट। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे जब आपने वेलफेयर बोर्ड इस्टेब्लिश किया है तो वेलफेयर बोर्ड जो है इसको काम करना है, तो काम करने के लिए इसको पैसा चाहिए। अब पैसा चाहिए तो सीधी सी बात है कि आर्टिकल नंबर 112, 116 का आप यूज़ करेंगे और अगले साल जब आप एनुअल बजट लाएंगे तो आपको इनको भी पैसा देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग पर्सन विथ डिसेबिलिटी पे आते हैं। सबसे पहले यूएन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2007 की हम लोग बात करते हैं। ये बेसिकली क्या है कि ये जो कन्वेंशन है ये फर्स्ट ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है 21st सेंचुरी की इस पर्सन विथ डिसेबिलिटी वाले सेक्शन के लिए, और ये पहली लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली पर्सन विथ डिसेबिलिटी को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे बेसिकली कोशिश ये की गई है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं ये पीडब्ल्यूडी जो हैं ये इनको पूरी तरीके से एंजॉय कर सकें और जो इक्वालिटी है वो इनको कानून के तहत मिल सके। इट इज द ओनली यूएन ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट विथ एन एक्सप्लिसिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट डायमेंशन। तो ये ऐसा यूएन का ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो डायमेंशन है उसको भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है। इसमें कमेटी रहेगी राइट्स ऑफ ये जो पूरा का पूरा कन्वेंशन है इसको डिसेबिलिटीज पर्सन राइट्स जो कमेटी है उसको ये मॉनिटर करेगी कि ये कन्वेंशन में सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिस तरह की गाइडलाइंस के बारे में बात की गई थी, इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको कौन देखेगा? कमेटी ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, ये कमेटी इसको देखेगी, राइट। There is one more important thing about this, that the convention recognizes that the notion of disability is not fixed and can be altered। इसमें ये बोला जा रहा है कि डिसेबिलिटी की जो डेफिनेशन होती है, ठीक है ना, उसको हम लोग फिक्स्ड नहीं रखेंगे। ये टाइम टाइम पे चेंज हो सकती है, अल्टर हो सकती है, बदल सकती है, ठीक है। जैसे जैसे सोसाइटी जो है बदलती जाएगी, सोसाइटी में जैसे जैसे वेरिफिकेशन आता रहेगा उस तरीके से हम लोग जो डेफिनेशन है उसको भी हम लोग बदलते रहेंगे, ठीक है। और इंडिया ने रेटिफाई किया हुआ है इस कन्वेंशन को। नेक्स्ट आते हैं द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का। बेसिकली अभी जो हम लोगों ने कन्वेंशन पढ़ा UNCRPD का, उसी के बेसिकली गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इंडिया ने ये एक्ट बनाया है। और डिसेबल्ड फ्रेंडली वर्क प्लेस जो है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेजमेंट की इसमें बात की गई है। की प्रोविजंस हम लोग देख लेते हैं कि जो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी हैं उसको बढ़ा दिया गया है। पहले सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज़ थी जिसको बेसिकली डिसेबिलिटी माना जाता था, अब वो 7 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 21 कर दिया गया। एंड अगेन जैसा वो कन्वेंशन में कहा गया था कि डेफिनेशन जो है वो फिक्स नहीं है, तो डेफिनेशन चेंज हो सकती है। तो हो सकता है कि हम लोग नई डिसेबिलिटीज़ को भी इस करंट वाली डिसेबिलिटी की डेफिनेशन में इन्वॉल्व कर लें, तो हो सकता है कि 21 से बढ़ के कल के दिन 28 हो जाए, उसके बाद ये 40 हो जाए। तो डेफिनेशन बढ़ रही है तो जो एग्जिस्टिंग डिसेबिलिटीज़ का जो टाइप है वो भी तो बढ़ सकता है। तो वो बढ़ाने की पावर किसके पास है? वो सेंटर के पास रहेगी। ओके, अब यहाँ पर बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या होती है? बेसिकली पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी तभी आएगा जब उसको एटलीस्ट 40% जो है डिसेबिलिटी रहेगी। और अगर ये वाली चीज़ होती है तो जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ हैं उनको बहुत सारे यहाँ पर हम लोग एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि हम लोग उनको जॉब्स या एजुकेशन में रिजर्वेशन देंगे, लैंड एलोकेशन में हम लोग रिजर्वेशन देंगे, पॉवर्टी एलिवेशन जो स्कीम्स रहेंगी उसमें उसको थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। राइट टू फ्री एजुकेशन जो है वो बच्चों के लिए वो 6 से 18 तक में रहेगा, काफ़ी बेनिफिट्स हैं,
राइट। इसके अलावा रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो 3% से बढ़ा के 4% कर दिया गया था। 4% गवर्नमेंट जॉब से आपको यूपीएससी की कंट्रोवर्सी भी याद आ रही होगी जो सिलेक्शन में हुआ था। यूपीएससी को बेसिकली अराउंड 32 सीट्स देनी थी, लेकिन उन्होंने 26 या 28 ऐसी कुछ दी थी। द हिंदू के करंट अफेयर्स में भी हम लोगों ने कवर किया हुआ है। इसके अलावा नेशनल और स्टेट फंड्स जो है वो स्टैब्लिश होना चाहिए, स्पेशल कोर्ट्स होने चाहिए अलग हर एक डिस्ट्रिक्ट में, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मर्राकेश ट्रीटी। ब्लाइंड बुक ट्रीटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। बेसिकली ये जो मर्राकेश ट्रीटी है, बेसिकली इट प्रोवाइड्स एन एक्सेस टू पब्लिश वर्क्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रीटी है ये बोलती है कि इस तरीके की किताबें, इस तरीके का लिटरेचर या फिर बेसिकली इस तरीके का काम पब्लिश होना चाहिए जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनके लिए भी वो काफ़ी इजी हो पढ़ने के लिए। अब जब भी हम कोई पब्लिकेशन की बात करते हैं तो हम लोग के दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है कॉपीराइट की। तो कॉपीराइट का जो पूरा का पूरा जो प्रॉब्लमैटिक जो प्रोसेस है उसको यहाँ पर हटा दिया गया है, ताकि जो इम्पेयर्ड विजिबिलिटी जो जिनको विजिबिलिटी इश्यूज हैं उनको इस कॉपीराइट इशू के चक्कर में अच्छा कंटेंट न मिल पाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, राइट। अब ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इम्प्लीमेंटेशन ट्रीटी में देखते हैं किस चीज़ से रिलेटेड है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO जो जेनेवा में है वो बेसिकली इसको एडमिनिस्टर करता है। ये पूरी तरीके से यहाँ पे इन्वॉल्व है। इंडिया के हिसाब से करंट अफेयर इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रेटिफाई दिस ट्रीटी इन द ईयर 2014। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेशनल ट्रस्ट पे। ये बेसिकली एक स्टैचुरी बॉडी है जो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर आती है। ऑब्जेक्टिव अगेन फिर इसका सेम रहेगा कि जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी हैं उनको हमको एम्पावर करना है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है और कंप्लीट पार्टिसिपेशन इनका होना चाहिए। सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट मध्य प्रदेश में ग्वालियर में बेसिकली एक सेंटर है डिसेबिलिटी, बेसिकली एक सेंटर स्टैब्लिश किया गया है जहाँ पर पर्सन विद जो डिसेबिलिटी हैं उनके हिसाब से वहाँ पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनाया गया है। और ये सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर हुआ है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, इस तरीके की पहली न्यूज़ सुनने में आई तो इसलिए इसको इन्वॉल्व किया गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एल्डरली पे। अगेन हम लोग जैसे यहाँ पर पर्सन विथ डिसेबिलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं तो आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पर आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो PT 360 में बड़े अधूरे से लग रहे हैं। आपको हो सकता है लग रहे हो क्योंकि इसमें हम लोगों ने सिर्फ जनरल करंट अफेयर्स ऐड अप किए हैं। जो पीपल विथ डिसेबिलिटी हैं उनके जो मिनिस्ट्रीज़ के अलग अलग डिपार्टमेंट के जो स्कीम्स हैं वो हमने इन्वॉल्व नहीं किए हैं। तो इसका सेकेंड पार्ट आएगा। आप कोई भी चीज़ क्यों ना पढ़ना, जैसे आपने PT 360 में हेल्थ का आपने PT 360 देखा होगा, लास्ट वीक हुआ था। तो हेल्थ का जो PT 360 है वो कंप्लीट होगा जब हेल्थ मिनिस्ट्री की स्कीम्स आप लोगों के लिए लाई जाएंगी और उसके अलावा आयुष मिनिस्ट्री की लाई जाएंगी। तो हर एक का हम लोगों ने जितने भी टॉपिक हैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अभी जैसे अब इसके बाद हम लोग एल्डरली पढ़ने वाले हैं, फिर पुअर पढ़ेंगे। तो ये जनरल करंट अफेयर्स हैं, इनकी जो स्कीम्स हैं वो मिनिस्ट्री के PT 360 में आएंगे। सो अगर आप लोग सिर्फ द हिंदू की जो हमारी सीरीज है कंपाइलेशन वाली वो फॉलो कर लेते हैं और PT 360 फॉलो कर लेते हैं तो ये आपकी एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट रहेगा एज अ करंट अफेयर। क्योंकि आप लोग पर्सनली जितने करंट अफेयर्स के सोर्सेस फॉलो करते हैं, चाहे वो द हिंदू हो या फिर वो इंडियन एक्सप्रेस हो या फिर वो योजना हो या फिर वो कुरुक्षेत्र हो या फिर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो हो PIB या फिर मिनिस्ट्रीज़ की जो वेबसाइट हो या फिर अगर आप राज्यसभा TV देखते हो या फिर कोई भी चीज़ें देखते हो, ये जो सारे के सारे सोर्सेस हैं ये इस 2 सोर्स में पूरी तरीके से कवर हो जाते हैं। सो इफ़ यू फॉलो दीज 2 कोर्सेज दिस इज पर्टिकुलरली इनफ फॉर करंट अफेयर्स, राइट। तो मिनिस्ट्रीज के अभी सेक्शंस आने के हैं, यू हैव टू अ बिट वेट फॉर दैट। चलिए एल्डरली पे आते हैं हम लोग। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ Parents and Senior Citizen Act 2007. It basically provides a legal framework for maintenance of the elderly parents and grandparents. इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि जो पेरेंट्स हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर उनको लीगल फ्रेमवर्क जो है प्रोवाइड किया गया है। और ये जो एक्ट है ये बेसिकली सीनियर सिटीजन कौन होते हैं, जो 60+ होते हैं उनको सीनियर सिटीजन माना जाएगा। तो ये डेफिनेशन भी जो है वो पर्टिकुलरली प्रिस्क्राइब यहाँ पर
की गई है, राइट। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल लाया गया 2019 में। तो ये जो 2019 वाला बिल है, ये किस अमेंडमेंट ला रहे हैं, तो सीधी सी बात है किसी न किसी एक्ट में अमेंड हो रहा होगा। तो ये जो वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट है 2007 वाला, ये इसको अमेंड करता है। अब देखते हैं कि ये इसको अमेंड किस तरीके से करता है। ये 2007 का एक्ट है और ये हमारा 2019 का बिल है। ओरिजिनल ये है और यहाँ पर ये अमेंड करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे हम लोग पहले देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ चिल्ड्रन बिल्कुल देखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पर पेरेंट्स को या सीनियर सिटीजन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं ना, तो प्रोटेक्शन आपको किन से प्रोवाइड करवाना पड़ेगा? ऑब्वियसली उनके बच्चों से ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो 2007 के एक्ट में बेटा या उनकी डॉटर या जो ग्रैंडसन है या ग्रैंड डॉटर है, उन्हीं को चिल्ड्रन की डेफिनेशन में रखा गया था। लेकिन 2019 में इसको अपन चेंज करके क्या कर रहे हैं कि इसमें जो स्टेप चिल्ड्रन होते हैं, अडॉप्टिव चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन इन लॉज होते हैं, उनको भी चिल्ड्रन की डेफिनेशन में रखा गया। मतलब इनसे भी प्रोटेक्शन अब उनको लीगली मिलेगी। अब यहाँ पर पेरेंट्स की डेफिनेशन भी थी, क्योंकि विक्टिम्स यहाँ पर सीनियर सिटीजन ही है, तो इनके लिए जैसे कि फादर, मदर, बेसिकली हम लोग यहाँ पर बायोलॉजिकल या अडॉप्टिव या स्टेप पेरेंट्स की बात कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर बिल में ये लोग तो रहेंगे, राइट। बायोलॉजिकल फादर, बायोलॉजिकल मदर तो हमेशा से थी, जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं वो भी इसमें हमेशा से थे, और जो स्टेप पेरेंट्स थे वो भी हमेशा से थे। लेकिन 2019 में अमेंडमेंट में हमने क्या किया कि जो पेरेंट्स इन लॉज हैं, ठीक है ना, सास ससुर, उनको भी ले लिया है और ग्रैंड पेरेंट्स को भी हमने ले लिया है, क्योंकि एक ग्रैंड डॉटर और एक ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन है, वो भी ग्रैंड पेरेंट्स को इस तरीके की हालत उनकी कर सकते हैं कि इनको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ सकती है। खैर, अब हम आप लोग ये देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव पहले था जब हम लोग 2007 के एक्ट की बात करते थे। तो जब भी हम लोग रिलेटिव्स की बात करते थे तो डेफिनेशन में वी जस्ट न्यू दैट लीगल हायर, राइट, चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन हु इज नॉट अ माइनर, राइट। यहाँ पे यानी हम लोग 18+ की बात करते थे यहाँ पे रिलेटिव में, लेकिन यहाँ पर जो माइनर हैं अब उसको भी इंक्लूड किया गया। 18 साल से कोई कम का है तो उसको भी यहाँ पर रिलेटिव की डेफिनेशन में माना जाएगा। अब मेंटेनेंस की बात करते हैं। 2007 में ये कहा गया था कि जो भाई ग्रैंड पेरेंट, जो पेरेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन हैं, मेंटेनेंस के नाम पे आपको उनको क्या देना है? खाना देना है, कपड़े देने हैं, रहने के लिए जगह देनी है और मेडिकल देनी है। मतलब बेसिकली नॉर्मल लाइफ की बात कर रहे हैं। लेकिन 2019 में हमने बोला नहीं, सिर्फ नॉर्मल लाइफ का मतलब लाइफ नहीं होता, वहाँ पर आपको उनको डिग्निटी भी देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें तो प्रोवाइड करनी है, लेकिन हेल्थ केयर, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट भी यहाँ पर बिल्कुल सही होगी, ठीक है। और मेंटेनेंस में जो अपर लिमिट थी पहले, वो मेरे ख्याल से यहाँ पर 10,000 थी, और अब उस अपर लिमिट को जो है वो हटा दिया गया है। यस, यहाँ पे देख सकते हैं जो मेंटेनेंस ऑर्डर है, पहले 10,000 रुपये की लिमिट थी, अब उसको लिमिट को हटा दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं जो चेंज किया गया है, दैट इज अपील्स अगेंस्ट द ट्रिब्यूनल। पहले क्या था 2007 में, दैट एनी सीनियर सिटीजन और अ पेरेंट कैन अपील विद इन 60 डेज। लेकिन अब यहाँ पर जो चिल्ड्रन और रिलेटिव्स हैं वो भी यहाँ पर अपील कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर वो जो मेंटेनेंस ऑर्डर है वो पूरा नहीं किया गया है, यानी मंथली में जो उनको पैसा मिलना चाहिए था सीनियर सिटीजन्स को अपने बच्चों से, अगर वो नहीं मिला है तो वो डिपॉजिट करने के लिए पहले मिनिमम डेज कितना दिया गया था? आई एम सो सॉरी, जो मैक्सिमम टाइम था वो कितना दिया गया था? 30 डेज। लेकिन उसको अब कम करके कितना कर दिया गया है? 15 डेज। ओके, एंड देन मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल, पहले कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर कहा गया है दैट स्टेट गवर्नमेंट शैल कंस्टिट्यूट फॉर ईच सब डिविजन। अब हर एक सब डिविजन के लिए यहाँ पर एक मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल भी रहेगा। नेक्स्ट आते हैं डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग पे। 2020 से लेके 2030, ये जो 10 साल का पूरा पीरियड है, उसको हेल्दी एजिंग डेकेड जो है डिक्लेयर किया गया है। इसको किसने लॉन्च किया था? हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था। कब? इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन, जो कि 1 अक्टूबर को आता है। और इंडोर्स इसको किसने किया था? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में हमको पता है, जब हम लोग आप लोगों ने अगर हेल्थ का PT 360 का PT 360 का वीडियो देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, तो उसमें हम लोगों ने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में भी बात की थी। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सुप्रीम मोस्ट बॉडी होती है, जो मेजर ऑफ द डिसीजंस होते हैं वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ही लेती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब हेल्दी एजिंग क्या होती है? देखो सिंपल समझ में ही आ रहा है कि टर्मिनोलॉजी से हेल्दी एजिंग में हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जो भी पर्सन है, जैसे जैसे उसकी एज जो है वो बढ़ती जा रही है, तो उसकी बॉडी
कि हेल्थ इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो बेसिक फंक्शनल एबिलिटी है वो उनकी कम ना हो, कम से कम वो अपना ख्याल खुद रख सकें, यानी कम से कम फिजिकली वो पर्सन अपनी ओल्ड एज में किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। इसको हम लोग हेल्दी एजिंग कहते हैं समझने के तौर पे। अगर आप डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं, WHO ने डिफाइन किया है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द फंक्शनल एबिलिटी दैट इनेबल्स वेल बीइंग इन ओल्डर एज, राइट। और ये जो आपका डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग का जो पूरा प्लान है वो मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन 2002 का जो है उस पर बेस्ड है। ओके, चलिए अब ये 2002 का जो मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड वर्ल्ड असेंबली ऑन एजिंग जो हुई थी 2002 में, उसको यहाँ पर इसको अडॉप्ट किया गया था, और जो की चैलेंज था जिसको एड्रेस किया गया था वो था बिल्डिंग अ सोसाइटी फॉर ऑल एजेस। नेक्स्ट पे आते हैं द नेशनल पॉलिसी ऑन सीनियर सिटीजन 2011। ये बेसिकली जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनकी जो इनकम सिक्योरिटी होती है, हेल्थ केयर जो होता है, हाउसिंग जो होता है, वेलफेयर एटसेट्रा, इस पे इसने फोकस किया गया था, ठीक है। एंड इट ऑल्सो एस्टैब्लिशेस अ नेशनल काउंसिल फॉर सीनियर सिटीजन टू सजेस्ट पॉलिसी चेंजेस फॉर द एल्डरली। तो इस सीनियर, ये जो नेशनल पॉलिसी है, इसने एक नेशनल काउंसिल फॉर सीनियर सिटीजन इस्टेब्लिश किया था, स्थापित किया था, जो क्या काम करेगा कि पॉलिसी जो होती हैं एल्डरली से रिलेटेड, उसमें किस तरीके के चेंजेस आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, कैसा इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, क्या उसमें पॉजिटिव आप अप्रोच और लगा सकते हो, उसके बारे में ये सजेस्ट करता है। सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट जो मिनिस्ट्री है ये उसी के अंडर आएगा, राइट। एंड ये जो नेशनल काउंसिल फॉर सीनियर सिटीजन्स हैं, इसको ओरिजिनली नेशनल काउंसिल फॉर ओल्डर पर्सन के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसको 2012 में इसका नाम बदल दिया गया। एंड इट इज बेसिकली द हाईएस्ट बॉडी टू एडवाइज द गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ द सीनियर सिटीजन। चलिए नेक्स्ट हम लोग वल्नरेबल सेक्शन के नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, दैट इज पुअर। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट आया था 2014 का। ये स्ट्रीट वेंडर एक्ट क्या करता है, जो अर्बन स्ट्रीट वेंडर हैं उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, और जो वेंडिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलेट, स्ट्रीट वेंडिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलेट करता है। वैसे इस एक्ट से रिलेटेड एक और एक्ट है 2017 या 19 का है, वो आगे है, उसमें और ज़्यादा डिटेल में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं द ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन बिल ऑफ 2018। इसके अंडर क्या बात कही गई थी कि एंटी ट्रैफिकिंग ब्यूरो, नेशनल एंटी ट्रैफिकिंग ब्यूरो NATB जो है वो इस्टेब्लिश यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा एंटी ट्रैफिकिंग रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमेटी जो है उसको भी इस्टेब्लिश किया जाएगा, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसके अलावा डेजिग्नेटेड कोर्ट्स विल बी इस्टेब्लिश, हर एक डिस्ट्रिक्ट में वो कोर्ट इस्टेब्लिश होगा और उनका जो जजमेंट है विद इन 1 ईयर आ जाना चाहिए, राइट। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस चीज़ को आपको रोकना है तो कम से कम इतने प्रिवेंशंस तो आपको लेने ही पड़ेंगे। एंटी ट्रैफिकिंग ब्यूरो भी आपको बनाना पड़ेगा जो पूरी की पूरी इस प्रोसेस को ख़त्म करेगा, और फिर उसके बाद रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिटीज़ भी आपको बनानी पड़ेगी। जिन लोगों को आपने बचाया है उनका रिहैबिलिटेशन भी करना पड़ेगा, और जिन लोगों ने उनके साथ वो किया है, जो क्रिमिनल्स हैं, उसके लिए आपको अलग से कोड भी बनाने पड़ेंगे ताकि जो न्याय है वो जल्दी से जल्दी मिल पाए। चलिए नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन 2018। ये UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स UNODC ने इसको रिलीज किया है। इसमें बताया गया है कि सीधी सी बात है, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, आप वैसे ही लॉजिकली देख सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग विक्टिम होते हैं वो वुमेन एंड गर्ल्स ही होते हैं फॉर दी ऑब्वियस रीज़न, और जो चिल्ड्रन हैं वो 30% होते हैं इस पूरी ट्रैफिकिंग का। ये जो UNODC है जिसने ये रिपोर्ट निकाला है, ये 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था। बेसिकली क्या है कि ये 2 अलग अलग बॉडीज़ का मर्जर है। जो पहली बॉडी है दैट इज़ UN ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम, और जो दूसरी है सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्राइम प्रिवेंशन। तो इन दोनों को मर्ज करके हम लोगों ने ये वाली बॉडी बनाई है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं लेबर्स पे। हम लोग आते हैं तो जब हम लोग लेबर्स पे पढ़ते हैं तो इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जो 1919 में, मेरे ख्याल से अक्टूबर 1919 में इस्टेब्लिश हुई थी, उसके बारे में देखते हैं। UN एजेंसी है ये, हेडक्वार्टर जो है वो इसका जेनेवा में है, और जो ये इस्टेब्लिश किया गया था, इसको फाउंड किया गया था, वो लीग ऑफ नेशंस के अंडर किया गया था World War I के बाद। और ये यूनाइटेड नेशन की सबसे पहली और सबसे पुरानी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। एम इसका बड़ा सिंपल सा है, टू एडवांस सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस थ्रू सेटिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड। तो बेसिकली इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड हमको बनाने हैं
स्टैंडर्ड्स हमको क्रिएट करने हैं, कानून बनाना है उनके लिए, ताकि जो उनका सोशल जस्टिस है और इकोनॉमिक जस्टिस जो है लेबर का, वो उनको मिल पाए। टोटल 187 मेंबर्स हैं, जिसमें 186 जो मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी यूएन के मेंबर हैं, इसके अलावा कुक आइलैंड है ही। इसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको डिटेल में कब पढ़ने को मिलेगा, जब हम लोग अपना इंटरनेशनल रिलेशन का जो पीटी है, PT 360 जब इंटरनेशनल रिलेशन का लॉन्च करेंगे, तो उसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। उसमें एक आपको टॉपिक देखने को मिलेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल बॉडीज। तो उसमें जो ILO है कि उनके मेंबर्स, उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनके फंक्शंस, उनके एम, गोल, मिशन, मोटो, वो सारी चीज़ें आपको IR में देखने को मिलेगी डिटेल में, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग मॉडर्न स्लेवरी पे आते हैं। मॉडर्न स्लेवरी बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे किसी पर्सन को फोर्स किया जाता है, ज़बरदस्ती उससे काम करवाया जाता है, चाहे आप उस पर वायलेंस यूज़ कर रहे हैं या तो फिर उधार है उस बंदे का आप पे, तो आप उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं आप उससे, और ऐसी सिचुएशन में काम करवा रहे हैं कि वो जो पर्सन है वो उस जगह को छोड़ के, उस काम को छोड़ के नहीं जा सकता। तो ऐसी जो सिचुएशन है वो क्या कहलाती है, मॉडर्न स्लेवरी कहलाती है। ILO ने यही डेफिनेशन दी है। अगर आप एग्जांपल देखें तो इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी आ जाती है, फोर्स लेबर आ जाता है, बॉन्डेज लेबर आ जाता है, अर्ली मैरिज भी इसमें आ जाती है, ठीक है। मॉडर्न स्लेवरी इंडिया में देखते हैं, मोर देन 8 मिलियन पीपल जो हैं वो मॉडर्न स्लेवरी में हैं इस वक्त इंडिया में, ठीक है। और ऑलमोस्ट 99% ऑफ द विक्टिम्स ऑफ फोर्स्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन आर वुमेन। सीधी सी बात है, ये तो है ही। एंड ये जो डाटा है दैट इज कलेक्टेड बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, NCRB। नेक्स्ट आते हैं स्टैग्ड ऑड्स रिपोर्ट ऑन मॉडर्न स्लेवरी। तो ये एक रिपोर्ट है, स्टैग्ड ऑड्स रिपोर्ट। इसको किसने प्रिपेयर किया है, इसको वॉक फ्री ने प्रिपेयर किया है 2 यूनाइटेड नेशन एजेंसी के साथ मिलकर। एक तो हमारी ILO है ही और दूसरी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। उससे ज़्यादा उसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेशनल करियर सर्विस, दैट इज NCS। ये बेसिकली एक तरीके का पोर्टल है जिसको लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने इसको बनाया है। इसमें बेसिकली जो जॉब सीकर्स होते हैं, जॉब प्रोवाइडर्स होते हैं, स्किल प्रोवाइडर्स होते हैं, करियर काउंसलर्स होते हैं, वो यहाँ पर होते हैं इस पोर्टल के साथ जुड़े हुए। एंड इट हैज़ लिस्टेड द मैनुअल स्कैवेंजर्स अंडर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का आपको मतलब पता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल का टीचर है तो वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंडर आ जाता है। सैलरी उसकी फिक्स्ड है, इंश्योरेंस उसका हो रखा है, उसको पता है महीने में मेरे को कितने पैसे कमाने हैं, कितने घंटे काम करने हैं, कितना काम करना है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर इस ऑर्गेनाइज का जस्ट ऑपोजिट होता है। उसको पता नहीं कि कल काम पे वो जाएगा कि नहीं जाएगा, कल उसको काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। कितने घंटे काम करना है कुछ नहीं पता, कितने पैसे कमाएगा कुछ नहीं पता। वो अनऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। तो मैनुअल स्कैवेंजर्स जो हैं उनको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ले लिया गया है, ठीक है। अब ये स्ट्रीट वेंडर एक्ट जो हम लोगों ने पहले मैंने आपको बताया था 2014 वाला, उसका ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा वर्जन है। स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2017। ये बेसिकली जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी जो लाइवलीहुड राइट्स हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है। और बेसिकली इट प्रोवाइड्स अ कंस्टिट्यूशन फॉर टाउन वेंडिंग अथॉरिटी एट लोकल लेवल विच इंप्लीमेंट्स द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो बेसिकली ये जो एक्ट है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक अलग से कंस्टिट्यूशन बनाया गया है। टाउन वेंडिंग अथॉरिटी को उसमें पावर दी गई है जो इस प्रोविजन के एक्ट्स को इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश करती है लोकल लेवल पे, ठीक है। और ये जो स्ट्रीट वेंडिंग्स हैं, वेंडर्स हैं, इनको बेसिकली रजिस्टर भी करवाया जाता है टाउन वेंडिंग कमिटीज के अंडर। और वो जो वर्कर्स हैं उनको वेंडिंग सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाया जाता है। अब ये टाउन वेंडिंग कमिटीज क्या होती है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है वो भी इसमें रहेगा, स्ट्रीट वेंडर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, लोकल अथॉरिटी, लोकल पुलिस, वो सारे के सारे इसमें रहेंगे। और ये सारे मिलकर क्या करते हैं कि उस एक्ट के तहत जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, जो लॉज रेगुलेशंस बनाए गए हैं, वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये वेंडिंग कमेटी देखती है। मैनुअल स्कैवेंजिंग पे आते हैं हम लोग। मैनुअल स्कैवेंजिंग की ये डेफिनेशन है, आप पढ़ सकते हैं अगर आपको एकदम प्रॉपर वे में चाहिए। लेकिन अगर आप समझने के लिए देखना चाहते हैं तो जो ह्यूमन वेस्ट होता है, जो ह्यूमन एक्सक्रीट होता है, ठीक है ना, जिसे हम मनुष्य मल कहते हैं, अगर उसको आप किसी दूसरे पर्सन से साफ करवाते हैं बिना किसी सेफ्टी मेजर के, तो वो मैनुअल स्कैवेंजिंग कहलाता है। एज यू कैन रीड द डेफिनेशन हियर, मैनुअल क्लीनिंग, कैरिंग, डिस्पोजिंग ऑफ, अदरवाइज हैंडलिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा इन एन लैट्रिन और इन एन ओपन ड्रेन सीवर
और इन अ सेप्टिक टैंक और अ पिट। तो ये जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग के अंडर आ जाता है। हम लोग इसमें देखते हैं कि इसको इरेडिकेट करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 70 तो हमारे पास है ही, इसके अलावा जो सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1955 में किया गया था उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। आर्टिकल नंबर 17 में क्या है, वही अनटचेबिलिटी वाला। तो आर्टिकल नंबर 17 में ये लिखा है कि छुआछूत नहीं होगा, ठीक है, छुआछूत नहीं होगा, लेकिन अगर किसी ने छुआछूत किया तो तब क्या होगा। तो अगर किसी ने छुआछूत किया तो उसको पनिशमेंट दी जाती है सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955 के अंडर। तो ये जो आर्टिकल नंबर 17 और 55 है ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है कि अगर किसी ने आर्टिकल नंबर 17 के अंडर वायलेशन किया तो जो पनिशमेंट है वो इस सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955 के तहत दी जाएगी। इसके अलावा कौन कौन से हमने सेफ्टी मेजर्स रखे हैं। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट 1993 हमारे पास है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993 है। मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। सफाई कर्मचारी आंदोलन 1955 में हुआ था। गरिमा अभियान 2002 में हुआ था। और सफाई कर्मचारी आंदोलन का जो एक डाटा है उसमें ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मैनुअल स्कैवेंजिंग के जो केसेस हैं वो होते हैं। खैर नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। इसको नॉर्मल हम लोग मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट भी बोलते हैं। ये क्या करता है, इट इज बेसिकली टू सर्वे ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन। तो ये सर्वे करता है मैनुअल स्कैवेंजर का और रिहेबिलिटेशन उनका कैसे कर रहा है। इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर और मैनुअल क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक। तो इसमें बेसिकली पूरी तरीके से मना किया जाता है, इस एक्ट के अंदर पूरी तरीके से मना किया जाता है, रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग हो रही है, जो मैनुअल क्लीनिंग हो रही है सेप्टिक टैंक की, वो नहीं होना चाहिए और बिना किसी प्रोटेक्शन के तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 8 जो है इस एक्ट का, जो सेक्शन 8 है वो इम्प्रिजमेंट और फाइन के बारे में भी बात करता है। ऑब्वियसली अगर ज़बरदस्ती किसी से करवाया जाता है तो जो वहाँ पर जो क्रिमिनल यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा, सेक्शन 8 के अंडर उसको इम्प्रिजमेंट या फाइन या दोनों तीनों झेलने पड़ सकते हैं। इसमें और भी चीज़ें कही गई हैं कि रिहेबिलिटेशन तो होना ही चाहिए, वन टाइम कैश असिस्टेंस होना चाहिए कि भाई एक बार में पैसे मिलने चाहिए जिसने काम किया है, प्लस वो लोग जो इस काम को करते हैं उनके बच्चों को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, रेसिडेंशियल प्लॉट जो है वो अलॉट होना चाहिए, इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस भी अलग से मिलना चाहिए। इसके अलावा लाइवलीहुड स्किल्स की उनको ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए। ओके और इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी रहेगी अगेन नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी NCSK ही रहेगी। अब NCSK के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। NCSK जो है, NCSK एक्ट 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो एक्ट भी 1993 में हुआ था, तो इस्टेब्लिश भी 1993 में हुआ था। फंक्शनिंग इसकी ऑलमोस्ट 1994 में शुरू हुई थी, ठीक है। तो बेसिकली जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था तब तो ये स्टैचुरी बॉडी थी, लेकिन 2004 के बाद क्या है कि ये नॉन स्टैचुरी बॉडी की तरह ये काम करने लगी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर। और अभी के लिए अगर आप अभी 2021 की बात करें तो अभी भी इनका टेन्योर चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिजोल्यूशन के थ्रू जो इसका टेन्योर है वो 2022 तक बढ़ा दिया है। इसकी ऑर्गेनाइजेशन में एक तो इनके चेयरमैन रहेंगे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट के रैंक के रहेंगे और 4 इसके अलग मेंबर रहेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं, दैट इज सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। इसका एम ये था कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है वो 2021 तक खत्म हो जाना चाहिए। 2021 आ गया है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है टोटल 243 सिटीज़ में। इसमें एक आ गया था जो सीवर्स हैं, जो सेप्टिक टैंक्स है, उसको पूरी तरीके से मैकेनाइज्ड किया जाएगा। मतलब ऐसी व्यवस्था हम लोग ला देंगे, टेक्नोलॉजी ऐसी ला देंगे कि मशीनों से ही साफ वो हो जाएगा। हेल्पलाइन भी यहाँ पर जारी की गई थी कंप्लेंट्स को रजिस्टर करने के लिए और ये स्वच्छ भारत अभियान के अंडर आता है। नेक्स्ट आते हैं आज का हमारा लास्ट टॉपिक माइनॉरिटीज़ की भी जो स्कीम है वो भी आपको मिनिस्ट्री की स्कीम के अंडर आएंगी। जैसे मुझे एक स्कीम अभी याद आ रही है, पारसी बचाओ आंदोलन, पारसी बचाओ स्कीम। पारसी कम्युनिटी जो बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी में जा रही, तो उनकी पॉपुलेशन ख़त्म ना हो जाए इसलिए उनके लिए भी स्कीम लाई गई थी। तो ये स्कीम्स के पीटी में आपको अलग से मिलेगा। अब प्रोविजंस जो हैं, लीगल प्रोविजन जो हैं माइनॉरिटी से रिलेटेड, वो ओके टाइप के हैं, क्योंकि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटी क्या है उसको डिफाइन नहीं किया है। हमारे यहाँ माइनॉरिटी क्या है ये कौन डिफाइन करता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही डिफाइन करती है। जैसे कि सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, पारसीज, बुद्धिस्ट, जैन, ये सारे के सारे इंडिया में माइनॉरिटी माने जाते हैं। माइनॉरिटी से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक उतनी तो न्यूज़ नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द जो न्यूज़ है माइनॉरिटी की वो मिनिस्ट्री की स्कीम्स के अंडर ही आती हैं, जो आपको दूसरे पीटी में मिलेगी। लेकिन एक दो चीज़ें हैं जो देख लेते हैं। एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज़ आती हैं। वक्फ प्रॉपर्टी आपको पता है
कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो बेसिकली भगवान के नाम पर डोनेट की जाती है रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस में, तो वो वक्फ प्रॉपर्टी बन जाती है। इस्लाम रिलीजन में इसका ट्रेडिशन है। लीगल टर्म्स में अगर हम बात करें तो बेसिकली परमानेंट डेडिकेशन बाय अ पर्सन प्रोफेसिंग इस्लाम ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो बेसिकली क्या है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो इस्लाम रिलीजन को इस्लाम फॉलो करता है, उसने अपनी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो डोनेट कर दी चैरिटी के नाम पे या फिर रिलीजियस पर्पस के नाम पे, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ प्रॉपर्टी यहाँ पर बन जाएगी। इसकी बहुत सारी डिटेलिंग है, लेकिन उतनी डिटेलिंग आपको जानने की जरूरत नहीं है। जस्ट जैक ऑफ ऑल वाली थ्योरी अपनाइए एंड दैट वुड बी इनफ। चलिए नेक्स्ट आते हैं नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन, दैट इज NBCFDC। ये अगेन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आती है। एम इसके वही कॉमन रहेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, बैकवर्ड क्लासेस के बेनिफिट के लिए काम करना है, जो पुअर सेक्शन है उनका स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर होना चाहिए, और अलग अलग सेक्टर्स में ये असिस्ट करेगा। एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ हो गया, छोटे बिजनेस हो गए, जो आर्टिशंस हैं उसमें हो गए, टेक्निकल प्रोफेशनल ट्रेड कोर्सेज हो गए, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। सो दिस वाज आर PT 360 वल्नरेबल सेक्शन का अंडर सोशल इश्यूज। इसकी जो मिनिस्ट्रीज हैं अगेन वो एक PT ही अलग बनेगा, राइट। वो एक पूरा का पूरा PT ही अलग बनेगा जिसमें हम लोग जिसको हम लोग PT 360 मिनिस्ट्रीज के नाम से लाएंगे। तो उसमें जितने भी आपने PT 360 पढ़े हैं सोशल इश्यूज के, पुअर हो गया, वल्नरेबल सेक्शन हो गया, जितने भी हैं, जैसे विमेन का अगर आप देखें तो विमेन सबसे पहले आया था PT, तो उसमें आपका मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। चिल्ड्रन भी बहुत पहले आया था तो उसमें भी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। एजुकेशन का जो PT है उसमें मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। लेकिन इन 3 टॉपिक के अलावा जितने भी हैं, जैसे वल्नरेबल सेक्शन हो गया या फिर हेल्थ हो गया या फिर 2-3 और, उसके मिनिस्ट्रीज हम लोग आपको अलग से प्रोवाइड करवा देंगे। अब जैसे हम लोग जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का या इंटरनल सिक्योरिटी का जब हम लोग PT पढ़ेंगे तो उसकी भी मिनिस्ट्री के करंट अफेयर्स जो अलग से ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग डिफेंस मिनिस्ट्री के करंट अफेयर्स उसमें आ जाएंगे। जब हम इकोनॉमिक्स के PT के बारे में पढ़ेंगे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो स्कीम्स हैं वो हम लोग अलग मिनिस्ट्री में पढ़ेंगे, राइट। तो अब ये आपके PT के जो सीरीज हैं वो पूरी तरीके से फ्लो में कंटिन्यू हो चुकी हैं। पॉलिटी, सोशल इश्यूज, इंटरनेशनल रिलेशन, आर्ट एंड कल्चर, एंड आपके एग्जाम से पहले आपका PT कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स रहने वाले हैं जो 2020 50-50 में भी आपको काम आएंगे। सो आवर रिकमेंडेशन इज कि 2020 50-50 के साथ अगर आप PT 360 का कॉम्बो लेते हैं, प्लस इफ यू टेक MSGP कोर्स ऑफ सिनॉप्सिस, ये आपके लिए एक कंप्लीट पैकेज बन जाएगा। प्लस इसके साथ द हिंदू की सीरीज फॉलो करिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है इसलिए इसको बॉक्स से बाहर रखा है। फॉर योर प्रीलिम्स 2020 50-50 PT 360 एंड MSGP इज बेसिकली द बेस्ट रिकमेंडेशन वी कैन गिव यू। सो सी यू इन द नेक्स्ट PT 360 वीडियोस। थैंक यू। अगर आपको किसी भी तरीके के कोर्स के लिए रजिस्टर करना है, जस्ट गो टू आवर वेबसाइट एंड ये रहा हमारा एड्रेस। और अगर आपको किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, you can contact to this number. Thank you very much. See you in the next PT 360 video. Thank you.